हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के ऊपर पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इनका जीवन परिचय और इनकी पुस्तकें। आज हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर कार्ल मार्क्स के ऊपर बहुत ही क्वेश्चंस आता है। तो आइए आज हम लोग कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में पढ़ेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मार्क्स का मूल दर्शन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्व मतलब द्वंद्व कहाँ होता है, जिसे कि आर्थिक दर्शन की भी संज्ञा दी जाती है। आर्थिक दर्शन यानी अर्थ से भी जुड़ा हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से लिया है। हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति था वाद, संवाद और प्रतिवाद। नहीं, वाद, प्रतिवाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो भौतिकवाद फायरबॉक्स से ली गई है। मार्क्स भौतिकवाद में आर्थिक परिस्थितियों को या फिर उत्पादन प्रणाली को सम्मिलित करता है। उत्पादन प्रणाली में भी औद्योगिक उत्पादन प्रणाली पर यह विशेष बल देते हैं। कौन? मार्क्स। मार्क्स के अनुसार जो है कण या पदार्थ गतिशील है। इसी गतिशीलता के कारण समाज का विकास होता है। समाज और उत्पादन का विकास एक सीधी रेखा में ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है, जिसे हम द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण करते हैं और इसके 3 तत्व बताते हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। लेकिन हीगल और मार्क्स में कुछ मूलभूत अंतर है, जिसे नीचे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम वाद, प्रतिवाद और संवाद को हम जो है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी हमको काम करना है, किसी काम को करना है, जैसे कोई कानून बनाता है सरकार, तो सबसे पहले जो है विधेयक लाता है। ठीक है। विधेयक से फिर क्या करते हैं? बिल। उसे बिल, जैसे कि विधेयक कोई भी विधेयक को लाया तो उस पर जो है वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में जो है कुछ अगर निष्कर्ष निकल कर के आता है, तब जो है उसे कहता है कि बिल पास हुआ, तब उसको जो है पास किया जाता है। कुछ भी निष्कर्ष निकला कि हाँ ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है। जैसे कि पहले लोकसभा में आता है, लोकसभा में अगर वो पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में भी वाद विवाद होता है। फिर राज्यसभा में भी अगर वाद विवाद होने के बावजूद भी अगर पास हो गया, तब वो कहाँ चला जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस पर मुहर लगाते हैं। तो एक तरह से यह जो है वाद, प्रतिवाद और संवाद कहिए तो वही है। ठीक है। या फिर जैसे कि हम किसी भी काम को करना है तो उसके लिए पहले हम घर में चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद सारे लोगों की सहमति लेते हैं। ये सहमति जो है प्रतिवाद हो गया। सहमति के बाद जो बातें निष्कर्ष निकल करके आया, अब जो भी निष्कर्ष निकल के आया, अब वो काम को हमें करना है, ये हो गया संवाद। यही है हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत। अब हीगल और मार्क्स में कुछ अंतर है, तो आइए हम कुछ अंतर को जानते हैं। क्या अंतर है? जहां मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व आदर्शवाद या विश्व आत्मा को मानते हैं, वही मार्क्स जो है सृष्टि का मूल तत्व भौतिकवाद, पदार्थ या उत्पादन प्रणाली को मानता है। यहाँ पे मार्क्स जो है यहाँ पे हीगल होगा। ठीक है। ये आदर्शवाद जो है हीगल है। आत्मा जो है हीगल का ही देन है। आत्मा परमात्मा हीगल ही मानते हैं। वहाँ पे मार्क्स क्या मानते हैं कि नहीं, ये भौतिकवाद यानी कि पदार्थ जो हम आँख से देखते हैं, हम या उत्पादन प्रणाली को मानता है, जिसे हम उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों अंतर है। और फिर दूसरा जो है, हीगल के अनुसार ईश्वर ने मानव को बनाया है, वही मार्क्स ने कहा है कि मानव ने ईश्वर को बनाया है। देख लीजिए यहाँ पे क्या अंतर है। तीसरा जो है,
हीगल के अनुसार समाज का विकास कभी नहीं रुकता है। राज्य निर्माण के बाद भी बड़े राज्य का निर्माण कार्य होते रहता है। इसी संदर्भ में हीगल का कथन है कि राज्य का जन्म चीन में हुआ है, बचपन भारत है, युवा अवस्था यूनान में आई, प्रौढ़ावस्था जर्मनी में आई। इसीलिए जर्मनी को श्रेष्ठ राज्य की संज्ञा दी जाती है। वहीं पे मार्क्स का कहना है कि साम्यवाद के बाद समाज का विकास रुक जाता है। जहां हीगल राज्य का समर्थन करता है, वहीं मार्क्स राज्य की आलोचना करते हैं। तो ये रहा दोनों में अंतर। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 मूल नियम है। क्या नियम है? विपरीतों को एकता व संघर्ष की नियम, यानी विपरीतों की एकता एवं संघर्ष का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु व समाज में एकता के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है। जैसे चुंबक को काटकर नहीं जोड़ा जा सकता, इस नियम को आधुनिक रूप लेनिन ने दिया था। विशेषकर चुंबक के उदाहरण के माध्यम से लेनिन ही दिया था। दूसरा जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की नियम, वो है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि मात्रा में भी परिवर्तन होता है और गुण में भी परिवर्तन होता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अवस्था में परिवर्तन मात्रात्मक है, जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। मार्क्स जो है आर्थिक या उत्पादन प्रणाली में परिवर्तनों को गुणात्मक परिवर्तनों की संज्ञा देते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण मानते हुए क्रांति के समतुल्य मानते हैं। मार्क्स के अनुसार नवीन प्रणाली आना या उत्पादन प्रणाली के नियंत्रण में परिवर्तन आना दोनों ही गुणात्मक परिवर्तन के समान है। मार्क्स 2 प्रकार की क्रांति की जो है स्पष्ट चर्चा करते हैं। 2 प्रकार की क्रांति, जिसमें कि पहला है पूंजीवादी क्रांति, उद्योगों का विकास होना और पूंजीपतियों का शासन। मार्क्स के शब्दों में पवन चक्की के स्थान पर भाप के इंजन से उत्पादन कार्य प्रारंभ होता है, तो पूंजीवाद का उत्पादन होता है। दूसरा कहा है सर्वहारा। क्या कहा है? सर्वहारा क्रांति, जब पूंजीपति में श्रमिक वर्ग उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। पूंजीवादी वर्ग में श्रमिक वर्ग उद्योगों पर जब नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और पूंजीपतियों को हटा देते हैं, तो इससे सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का उदय होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को ही सर्वहारा वर्ग की क्रांति की संज्ञा देते हैं। यहाँ नई उत्पादन प्रणाली नहीं आती है, केवल उत्पादन नियंत्रण में परिवर्तन आता है। ठीक है, ये दोनों जो है उसका नियम है। तीसरा जो नियम है क्रांति का, ये 2 क्रांति के बारे में बताए थे कि क्रांति 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक पूंजीवादी क्रांति और दूसरा सर्वहारा क्रांति। ये नियम तीसरा है। तीसरा नियम में इन्होंने बताया है कि निषेध का नियम, यानी मौत से तुंग के बारे में भी बताया जाता है। मौत से तुंग हमने पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, वीडियो आप जा करके देख लेंगे चैनल पर जा करके, और इसे लाइक भी करेंगे, क्योंकि ये जो है अब देखते हैं ये यूट्यूब के जो हैं गाइडलाइंस बार मुझे आ रहा है कि जब आप पढ़ाओ तो आप इसे लाइक करने के लिए बोलो और फिर सब्सक्राइब और फिर शेयर। तो ये जो है ये आप लोग जब पढ़ेंगे या लिखेंगे तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और फिर सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और फिर शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, इसे शेयर भी कर दें। ये हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है हमेशा जो है मेल आते रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है चर्चा कर दिए। ठीक है, मार्क्स ने इस नियम के अनुसार प्रत्येक समाज में अंतर्विरोध या संघर्ष पाया जाता है। इस संघर्ष को रोकने या निषेध करने के लिए नई अवस्था आती है। यही नई अवस्था में भी संघर्ष और विरोध दोनों पाया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, रोकने के लिए, निषेध के लिए नई अवस्था आती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि साम्यवाद नहीं आ जाती है, तब तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब इनकी जो
ये सिद्धांत है, इनकी आलोचना हुई है। क्या आलोचना हुई है इसे हम जान लेते हैं। पहला है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है, पदार्थ है, ईश्वर या चेतना है। इसको लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। आलोचना पहला है कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वह पदार्थ है या ईश्वर है या चेतना है। इसको लेकर के जितने भी विद्वान हुए हैं किन्हीं का भी एक मत नहीं है। दूसरा जो है, मार्क्स सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों की अवहेलना करते हैं। सामाजिक की भी अवहेलना करते हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक में भी जो भी परिवर्तन होता है इसको नहीं मानते हैं मार्क्स, जिसकी वजह से इनकी आलोचना होती है। तीसरा जो है कि कार्ल मार्क्स राज्य को समाप्त करने की बात करता है, जबकि राज्य तो एक नैतिक और कल्याणकारी संस्था है। इसे समाप्त अगर कर देंगे तो फिर क्या बचेगा? तब तो संघर्ष ही संघर्ष रहेगा। तब तो फिर वो जो शुरुआत वाली जो समय है वो समय लौट के आ जाएगा। इसीलिए राज्य को खत्म करने की बात करते हैं मार्क्स, जबकि आलोचक का कहना है कि राज्य खत्म नहीं होगा। चौथा जो इनकी आलोचना हुई है, साम्यवादी काल्पनिक है, पूंजीवाद उदारवाद है। इन्होंने जो है कम्युनिज्म को काल्पनिक बताया है कि ये सिर्फ कल्पना मात्र है, और पूंजीवाद जो है ये उदारवाद है। ये उदारवाद है, ये जो है पूंजीवाद सही ठहराता है। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना हुई है। आलोचना के बाद सिर्फ इनकी आलोचना ही नहीं कर सकते हैं, इनका कुछ महत्व भी है। तो आइए हम कुछ महत्व को भी जान लेते हैं। ठीक है, यह वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद की। ठीक है, साइंटिफिक सोशलिज्म का। इसके माध्यम से वह बताता है कि साम्यवाद कैसे आएगा, इनका ये महत्व है। दूसरा है, आर्थिक आधार पर समाज का अध्ययन प्रारंभ हुआ है। मार्क्स के बदौलत ही आर्थिक आधार पर समाज के ऊपर जो अध्ययन होने लगा कि समाज में जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे कास्ट के लोग हैं, मजदूर है, स्वामी है, तो इन सब के बीच जो संघर्ष हो रहा है, तो इसका मेन मूल कारण अर्थ है। तो आर्थिक आधार पर समाज का अध्ययन करना प्रारंभ हुआ है। उदाहरण के लिए A.R. देसाई ने भारतीय समाज का जो है अध्ययन किया है। तो ये जो है कार्ल मार्क्स का महत्व है। महत्व इनका जो तीसरा महत्व है, तीसरा वो दो है, ये दो हम पहले पढ़ लिए। ठीक है, तीसरा है कि साम्राज्यवादी या नव साम्राज्यवाद आदि का अध्ययन आरंभ किया। ठीक है, मार्क्स ने पहली बार वैज्ञानिक समाजवाद के आधार पर साम्राज्यवाद का विश्लेषण किया। आज भी जो है हमजा अलखी जैसे विचारक नव मार्क्सवादी विचारक कहे जाते हैं, जो कि साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद का विश्लेषण कर रहे हैं। चौथा जो है, वैज्ञानिक समाजवाद से ही विकासवादी समाजवाद का विकास हुआ है, नव मार्क्सवाद का भी उदय हुआ है। पांचवा जो है, वैज्ञानिक समाजवाद के कारण ही पूंजीवाद में या उदारवाद में रेड फोबिया का प्रभाव बढ़ा है। इसके फलस्वरूप सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का भी उदय होता है। तो ये रहा मार्क्स का महत्व। ठीक है,